इंग्लिश जो कमेंट्री होती है साउथ एशिया को लेके, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके। आज की जो डिस्कशन है वो मैं करना चाह रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ खड़े हुए हैं। सो इन तारड़ साहब से भी और मेजर साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली हमें टाइम दें और हम इसके ऊपर बात कर सकें। तारड़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं 2022 का जो पाकिस्तान है? आप, और मजे की बात है कि इंडिया और पाकिस्तान को आजाद हुए ऑलमोस्ट 75 साल हो रहे हैं। आप 2022 के पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी और एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी? अगर हमें बताएं कि इन टर्म्स ऑफ हमारे यहाँ कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप चली गई है, डेमोक्रेसी है, पावर ट्रांजिशंस हो रही हैं, इकोनॉमिकली हम कैसे हैं और सोशली हम किधर खड़े हैं, और हमारे इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज में, और आप क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं तो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर भी पता है, तो काइंडली जरा बताएं, वेयर डू यू फाइंड पाकिस्तान आफ्टर 75 years? थैंक यू चीमा साहब। सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को मेरा बड़ा प्यार भरा सलाम, प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, और दूसरा एक बड़ी निगी जी सत श्री अकाल। और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने आज मेजर साहब, जो कि मेरे दिल में हाई रिगार्ड्स फॉर हिम, सच अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, आई एम ऑनर्ड एंड थ्रिल्ड टू बी सिटिंग इन द सेम प्रोग्राम। मेरे लिए एक ऑनर है, मेरे इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा चीमा साहब, देख, ये क्वेश्चन इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं कि 74 साल के पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, आज कहाँ खड़े हैं, रीजन में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस वक्त रीजन में जो मैं उसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। बीइंग एन अमेरिकन एंड व्हाइल सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी मेड डिसीजन, टुक अ डिसीजन, तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाया जाए। और आज उस रीजन के अंदर जो कुछ हो रहा है, उस पॉलिसी का एक काफी इम्पैक्ट है, क्योंकि इन्होंने रियलाइज किया था कि इराक वॉर और लीबिया, उसके बाद अफगानिस्तान, इस पे अमेरिका इज बर्निंग देयर सोर्सेज रिसोर्सेज, लेकिन ओरिजिनल थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम चाइना। तो उस तनाजर से जब देखा जाए तो उसमें इंडो पैसिफिक भी उसी में आ जाता है, क्वाड भी सारे उसी में आ जाते हैं, आज I2U2 भी उसी का सिलसिला आ जाता है। कुछ चाइना के पीछे जाना, अमेरिकन इंटरेस्ट, और उसमें खासकर बिलखसूस मैं एक तो खासकर मुझसे ज्यादातर लोग दोस्त समझते हैं कि मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूँ। इट्स नॉट अ पाकिस्तान बैशिंग, इट्स अ रियल फैक्ट्स को देखा जाए तो फिर लोग उसको समझते हैं शायद हम क्रिटिसाइजिंग। और दूसरा, माय पैशन फॉर पाकिस्तान, ये कि व्हाई पाकिस्तान इज बिहाइंड इन दैट रीजन, वो भी मैं उसके बारे में बोलता हूँ, तो उस पर थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब उसमें जब चाइना पे फोकस अमेरिका ने किया तो उस पे जाहिर है बराक ओबामा आइडेंटिफाइड कि भारत, इंडिया कैन बी अ बेटर पार्टनर इन दैट अगेंस्ट चाइना। उनकी स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स, उनकी ग्रोथ इन इकोनॉमिकल ग्रोथ, और उस वजह से, और दूसरा उनके कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, सो द भारत बिकेम सक्सेसफुल इन इट उनको बावर कराने में कामयाब रहा भारत कि वी कैन बी अ बेटर पार्टनर अगेंस्ट चाइना इन दैट रीजन। और ये सारा जो मैं उसका कह रहा हूँ उसके साथ सारा अटैच है उसके साथ। अब मैं उसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इशू है नेशनलिज्म का है। नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आपको मैं हमेशा एक कहता हूं, शायद लोग फिर उसको कहते होंगे कि उसमें करप्शन का एक मेजर इशू, दूसरे नंबर पे तीसरा एजुकेशन का, और आज जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पे उसको, और उनके मुआशी अगर चीजों को, इकोनॉमिक उनके डिक्लाइन को देखा जाए तो उन सब चीजों के पीछे फिर दोबारा नेशनलिज्म आता है। आज पाकिस्तान इस मेरी नजर में अगर देखा जाए तो इज नॉट एनीवेयर ऑन द रेडार इन द रीजनल पॉलिटिक्स किसी में, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी, अगर आज की बात की जाए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उस वहां कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं। उसके बाद जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट बैठी है वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रिजल्ट में उन्होंने पावर हासिल की है, उनके पास मैंडेट ही मौजूद नहीं है, अपोजिशन मौजूद ही नहीं है हाउस के अंदर। तो आपका क्या ख्याल है, जब इंटरनेशनल पार्टनर आपके साथ चीजें डिस्कस करते हैं तो वो इन चीजों को नहीं देखते, वो देखते हैं
कि एक मिनिस्टर या एक किसी आदमी से जब डायलॉग किया जाता है और उसकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, अगर क्योंकि पीछे सारा मीडिया कह रहा हो कि गवर्नमेंट इज गोइंग विद इन 48 आवर्स और गोइंग विद इन 36 आवर्स, तो उसकी क्या उसकी सह होगी? आप IMF के लिए उठते हैं तो वहां से अगर इश्यूज आते हैं तो चाइना के पास जाते हैं, चाइना के बाद उठते हैं सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं पैसे मांगने। तो जब तक आपके पास कोई दुनिया को देने के लिए लेने के लिए कुछ नहीं होगा, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट एंड सैड सिचुएशन। इसमें मैं किसी चीज को एग्जैजुरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। मुझसे अगर कुछ दोस्त या लोग इसमें एग्री नहीं करते तो दे कैन गूगल थिंग्स। मेरी भी इंफॉर्मेशन कोई एजेंसियों की इंफॉर्मेशन नहीं है, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च है। तो उसके मुकाबले में दूसरी साइड पे बल्कि अगर आप बल्कि अगर किसी वक्त ये भी किसी आपके प्रोग्राम में करेंगे और आई कैन डिफाइन कि भारत को पिछले 20-25 सालों में इस पॉइंट में पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें थी जो इस पोजीशन पर लेकर आई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है, होनी चाहिए। मैं हमेशा एक चीज को कहता रहा हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, जिसके रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसमें ब्रेक्सिट हुआ था, मैक्रा आए थे, अरब स्प्रिंग हुई थी, उसी का रिजल्ट में मोदी साहब आए थे, उसी के रिजल्ट में इमरान खान आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई ममालिक के अंदर वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी और कई जगहों पे नेशनलिस्ट मूवमेंट अभी खड़ी है और वो सक्सेसफुल है। तो ये मेरा मुख्तसर सा ओपनिंग स्टेटमेंट थी। लेकिन ये कि फर्दर वी विल टॉक अबाउट मोर रीजनल, जो खासकर जो सिंस आई एम सिटिंग इन द US, हमारे जो बाइडेन ऑन अ ट्रिप ऑफ द मिडल ईस्ट, उनमें और वहां उसकी सबसे बड़ी भारत के हवाले से इन्वॉल्वमेंट के वहां पे I2U2 का उनके ट्रिप के दौरान होगा। और उन्होंने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया का एक वैक्यूम था, वहां पे मैं उसको फिल करने आया हूं। तो ये कई रीजनल चीजें नई डेवलप हो रही हैं, खासकर वेस्ट एशिया के हवाले से और इंडो पैसिफिक के हवाले से।